नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारी क्लासेज वहाँ पर अपलोड है। आप प्ले लिस्ट से सारी क्लासेज देखकर तथ्यों का एक अच्छा सा संकलन अपने पास कर लीजिए, ताकि परीक्षा के आने से, परीक्षा की जब तिथि घोषित हो जाएगी उससे पूर्व में आप अपने तथ्यों का रिवीजन कर सकें। क्योंकि कहते हैं कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कोई भी शस्त्र हो या शास्त्र हो वो आपके किसी काम का नहीं रहता है, आप उसको भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो जो भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं वो प्रयास कीजिए कि प्लेलिस्ट में जाके शुरू से क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करके जीरो लेवल से, शून्य से शुरू करके हम आपको यहाँ तक लेकर आए हैं कि अब आधुनिक जो काव्य है वो आपका समाप्ति की ओर है, और इसी के बाद में हम गद्य साहित्य पे जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज पेड है। क्लासेज आपको सारी फ्री हैं, चाहे वो जैसा आपको उचित लगे आप देखिए, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है। उसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, शुल्क मात्र 750 रुपये है। ठीक है। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप वहाँ से कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। बात करके शुल्क पे करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेमो टेस्ट पेपर भी आपको देखना है तो भी डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। एक अन्यत्र नंबर है जो क्लास के समाप्ति में हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसी के साथ जो भी कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य अभी जो चल रहा है वो इतना मात्र चल रहा है कि आप सिर्फ क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जा रहा है, क्योंकि कुछ समय से व्यस्तता चल रही है। जैसे ही फ्री होते हैं तो आपके आधुनिक काल तक की जो काव्य पंक्तियां हैं और जो रचनाकारों के विषय में आलोचकों द्वारा कहे गए कथन थे वो रीतिकाल के बाद नहीं दिए गए हैं, तो आपको सभी एक साथ दे दिए जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करना क्लास को ना भूलिए। गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम अपने गुरु को इतना तो आप दे ही सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा आप चलिए, क्योंकि हम निरंतर चलते हुए आ रहे हैं। देखिए कम से कम 6 महीने आपकी क्लासें होने जा रही हैं, और 6 महीनों में कितना विस्तृत हमने पढ़ाया होगा ये आप क्लासों की संख्या से तो लगाएं ना लगाएं, लेकिन आप जब क्लासों के अंदर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना विस्तृत अभी तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप शुरू से क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोर करने की कोई वो नहीं है। तो हो सकता है कोई क्लास का कभी किसी को आता है तो क्लास ऊपर नीचे हो जाती है, आप समय से रहते क्लासेस देख लीजिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं आज एक नई काव्यधारा की प्रवृत्ति में। काव्यधारा की जो प्रवृत्ति विशेष चल रही हैं हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे साठोत्तरी कविता आंदोलन। देखिए साठोत्तरी कविता आंदोलन जो था वो कोई एक आंदोलन नहीं था, क्योंकि पहले से था कि कुछ कुछ आंदोलन चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके आंदोलनों की जो भरमार आई है, ठीक है, पूरे के पूरे झोर का झोर आया है। यहाँ पे कोई किसी आंदोलन को बोल रहा है, कोई कवि किसी आंदोलन को बोल रहा है, कोई संपादक किसी आंदोलन को बोल रहा है, तो वो सब हम देखेंगे। लेकिन ये जो भी आंदोलन है ये 1960, अभी तक का जो हमने साहित्य पढ़ा था वो 1960 तक का था। अब आपके मन में कहीं ना कहीं संदेह होगा कि जो चौथा सप्तक है वो तो 1979 है। आप मानेंगे कि 1979 है, तो यहाँ पे फिर चौथा सप्तक भी है। तो हाँ, लेकिन चौथे सप्तक के जो कवि थे उनकी जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं और आपकी जो साठोत्तरी कविता की जो इस समय प्रवृत्तियाँ चलेंगी वो लगभग सेम में चलेंगी। लेकिन वो एक संपादन कर रहे थे अज्ञेय जी, तो उनके उसमें से संपादन में चल रहा था। ठीक है। तो साठोत्तरी कविता यानी कि 1960 के बाद की समकालीन कविता भी इसको कह सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक बड़ी अच्छी बात है। मैं कई बार मैं जब सोचती हूँ तो शुद्धार्थी रूप में थी तब भी सोचती थी, अभी भी सोचती हूँ कि उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनका तो समय विभाजन जो किया कि एक मानक में है। आचार्य शुक्ल जी के इतिहास को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद ही किसी दूसरे इतिहास को रखा जाता है।
एक पोथी के रूप में, जैसे कि हर हिंदू घर में या हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोगों के पास रामचरितमानस मिलती है, उस तरह ही हिंदी विद्यार्थी के पास यदि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उसके पास नहीं है तो लगता नहीं है कि उसकी तैयारी पूर्ण है या वो अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति है। थोड़ा सा मानने में ये आता है, ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ, कोई व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्षेत्र विशेष का अभाव होता है कि आपके वहाँ पुस्तकें नहीं होती हैं। और हम ही किसे कहें कि जब तक हम एमए कर लिए थे तब तक हमने सरोज स्मृति पढ़ी ही नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं कभी कभी, अन्यत्र ना लीजिए। अब उस समय क्या था कि शुक्ल जी ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि उन्होंने आधुनिक काल को सीधा समय एक दे के और छोड़ दिया। अब उस समय को आप मानिए कि भारतेंदु को आधुनिक काल में आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। आपने प्रयोगवाद को आधुनिक काल में जो आपके पापा या बाकी और पीढ़ी होंगी, जो पूर्व की पीढ़ी है, उन्होंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, आप आज भी पढ़ रहे हो। और आपकी जो आने वाली जनरेशन है अगर वो हिंदी में पढ़ती है, हालांकि हिंदी का स्कोप बहुत, स्तर जो है वो बहुत गिरता चला जा रहा है, तो वो भी आके इसी कालखंड को पढ़ेगी, ठीक है। तो आधुनिक काल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतेंदु जी का रहा है, हालांकि पुरानी काव्यधारा, नई काव्यधारा, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने दिया है, लेकिन उतना सार गर्भित नहीं है जितना होना चाहिए था। जैसे बाकी के उन्होंने 3 कालखंडों का विभाजन किया है, वो बहुत सार गर्भित हैं, उनके आगे किसी की चलती नहीं है। उन कालखंडों के अलावा यदि आप किसी अन्य इतिहास को देखेंगे तो वो कालखंड इतना मानक नहीं होता है जितना शुक्ल जी का होता है। लेकिन आधुनिक काल में कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1960 के बाद की कविता। यदि आधुनिक काल में किसी ने काल विभाजन थोड़ा सा अच्छा किया था या कहें काफ़ी हद तक अच्छा था तो वो डॉक्टर नगेंद्र जी का है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, या कहें 1960 के बाद की जो काव्य है। साठोत्तरी कविता आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। 1960 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है, यानी कि समकालीन है। इसे ही साठोत्तरी कविता कहते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न टीजीटी पीजीटी में देखने को नहीं मिलेगा। नेट में प्रश्न एक बार को मिल सकता है कि साठोत्तरी कविता की विषय वस्तु के संबंध में सही कथन है या नहीं है, कूट में प्रश्न मिल सकता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यदि आप प्रवक्ता की परीक्षा में पीजीटी की परीक्षा पास करने के बाद में साक्षात्कार में जाते हैं तब आपसे प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा। इसीलिए देखिए, हम कोई भी विशेष प्रवृत्ति पढ़ाते हैं उसको इतना पढ़ा देते हैं कि आप वहाँ पे साक्षात्कार से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 1960 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है, इसे ही साठोत्तरी कविता कहते हैं। डॉक्टर बिशंबर नाथ उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता कहा है। प्रश्न यहाँ से बनेगा, समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता कहने वाले विद्वान हैं, या तो दुआ का नाम होगा आपके बिशंबर नाथ उपाध्याय का, या डॉक्टर नगेंद्र जी का, दोनों का नाम होगा, या किसी एक सज्जन का नाम होगा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इस काव्य प्रवृत्ति के साथ में आ कविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन, बीट कविता, विचार कविता प्रमुख रहे हैं। ये जो आपकी साठोत्तरी कविता चल रही थी या समकालीन कविता चल रही थी, इसके साथ में, इस काव्य प्रवृत्ति के साथ में कुछ काव्य प्रवृत्तियाँ या कुछ काव्य प्रवृत्तियाँ जो थी या आंदोलन के रूप में आप उसको देख सकते हैं, वो भी चली थी। कौन कौन सी हैं? आ कविता है, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन, बीट कविता और विचार कविता। आगे पढ़ेंगे इनके विषय में। बात कर लेते हैं पहले आ कविता। आ कविता 7वें दशक के प्रारंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न बनेगा, विद्रोही पीढ़ी काव्य आंदोलन किससे संबंधित है? साठोत्तरी कविता रहेगा, समकालीन कविता भी रहेगा और यहाँ पे आ कविता भी रहेगा। यदि विकल्प में आ कविता नहीं रहता है तब आप समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता में से कोई एक विकल्प रहेगा, आप उसका चयन करेंगे। और यदि साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता और आ कविता रहता है तब आप इसमें आ कविता को चयन करेंगे। स्पष्ट हुआ होगा कि विद्रोही पीढ़ी जो आंदोलन है वो विद्रोही पीढ़ी के नाम से एक जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था वो किससे संबंधित है? आ कविता से। और इसमें कितने कवि हैं? तो इसमें 7 कवियों का संग्रह है, ठीक है। 7 कवि आपके सप्तक में भी हैं और 7 कवि आपके आ कविता में भी हैं। आ कविता में जो काव्य संग्रह निकला था विद्रोही पीढ़ी के नाम से, उसमें भी संकलित है। बात कर लेते हैं 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में। 1963 ईस्वी में क्या हुआ है कि जगदीश चतुर्वेदी जी ने एक संपादन किया था। संपादन में 14 कवियों का एक काव्य संग्रह प्रारंभ नाम से
जगदीश चतुर्वेदी जी जो थे उन्होंने एक काव्य संग्रह 14 कवियों का एक काव्य संग्रह निकाला था। किस नाम से? प्रारंभ नाम से। प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और इसी में अभिनव काव्य का दावा किया गया था। देखिए यहाँ भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा, अभिनव काव्य का दावा किस संग्रह में या किस संग्रह में किया गया है, किसने किया है? तो ये जगदीश चतुर्वेदी ने 1963 में एक काव्य संग्रह निकाला था 14 कवियों का, आपका प्रारंभ काव्य संग्रह के नाम से निकाला था और उसी में उन्होंने अभिनव काव्य का दावा किया था। यदि आप देखेंगे अभिनव काव्य किससे संबंधित है तो प्रारंभ काव्य संग्रह से। अभिनव काव्य का जो दावा किया गया उसमें कितने कवि हैं? तो उसमें भी 14 ही कवि यहाँ पे सम्मिलित होंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न वैसे बनने की संभावनाएं कम है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। बात कर लेते हैं अस्वीकृत कविता। अस्वीकृत कविता, इसके प्रवर्तक श्री राम शुक्ल थे। अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक कौन है? श्री राम शुक्ल है। इन्होंने 1969 ईस्वी में यानी कि 1969 में उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से इसका प्रवर्तन किया था। किसका? अस्वीकृत कविता का। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए थोड़ा सा तेजी से चलना है, अब इसको भी यहाँ से फिनिश कर देते हैं क्योंकि आपने लिख रखा है, बोर्ड चाहिएगा थोड़ा तेजी से। वॉइस पे आप हमारी बार बार ध्यान देके यहाँ पे नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लिखना है, हो सकता है छोटा लिखा जाए हमसे क्योंकि हमारी कलम छोटी चलती है, मार्कर। चलिए बात कर लेते हैं भूख पीढ़ी काव्य। भूख पीढ़ी काव्य बीट के प्रभाव से भूखी पीढ़ी काव्य आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। प्रभाव से भूखी पीढ़ी काव्य आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी के साथ में बात करते हैं तो संघर्ष मूलक कविता या संघर्ष मूलक कविता या वाम कविता के नाम से जाना जाता है। संघर्ष मूलक कविता या वाम कविता इसको रहने दीजिए। संघर्ष मूलक कविता या वाम मूलक कविता के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? भूख पीढ़ी काव्य। ठीक है, बात कर लेते हैं सातवें दशक के हिंदी कविता के क्षेत्र में अनेक ऐसे आंदोलन भी पनप रहे थे। अनेक आंदोलन भी पनप रहे थे जिन्हें संघर्ष मूलक कहा जा सकता है। जिन्हें संघर्ष मूलक कहा जा सकता है। जिन्हें संघर्ष मूलक कहा जा सकता है। इसके बाद में देखिए युयुत्सावादी कविता। युयुत्सावादी कविता की बात करें तो 1965 ईस्वी में कलकत्ता से 1965 ईस्वी में कलकत्ता से युयुत्सा
पत्रिका के माध्यम से शलभ श्री राम सिंह ने युयुत्सावादी कविता आंदोलन की शुरुआत की थी। और जो रूपाम्बरा पत्रिका थी उसने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात कर लेते हैं प्रीति श्रुति पीढ़ी कविता की बात करें तो 1968 ईस्वी में रणजीत सिंह, डॉक्टर रणजीत के संपादन में मृत्युंजय उपाध्याय, निरंजन महावर, श्याम सुंदर घोष, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, जुगमिंदर तायल, अजीत पुष्कल, ये सब इसी से संबंधित हैं। अजीत पुष्कल, राजीव सक्सेना एवं रणजीत की रचनाएं प्रति श्रुति शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इसी शीर्षक से जो प्रकाशित हुई थी उसी से इस आंदोलन को माना जाता है। बात कर लेते हैं आगे आस्थामूलक कविता में यदि बात करें तो हिंदी कविता के 7वें दशक में जिन आंदोलनों ने अति यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी एवं अनास्थावादी जिन काव्य प्रवृत्तियों को चुनौती दी उनमें सनातन वो इस पे ध्यान दीजिएगा अगर स्पष्ट ना दिखाई दे। सूर्योदयी कविता तथा सहज कविता काव्य आंदोलन थे।
उनमें सनातन सूर्योदय कविता तथा सहज कविता आंदोलन थे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूख पीढ़ी काव्य बीट के प्रभाव से भूखी पीढ़ी काव्य आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। भूख पीढ़ी कविता जो थी एक तरीके से विद्रोह था। यहाँ पे अस्मितामूलक, विद्रोहमूलक, संघर्षमूलक, ये 3 काव्य प्रवृत्ति साठोत्तरी काव्य में चल रही थी। ठीक है, बहुत विस्तृत यहाँ पे नहीं जाएंगे, जितना परीक्षा उपयोगी है। ऐसे तो आप देखेंगे तो अस्मितामूलक, आक्रोशमूलक और विद्रोही पीढ़ी, इसका अलग अलग देखा जाएगा। तो भूख पीढ़ी काव्य जो था वो बीट के प्रभाव से भूखी पीढ़ी काव्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूख पीढ़ी काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? तो बीट के प्रभाव से। जो बीट काव्य आंदोलन था उससे ये प्रभावित होकर इसका आंदोलन का जन्म हुआ। संघर्षमूलक कविता या वाम कविता के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? भूख पीढ़ी का मतलब है कि देखिए, आपको जब भूख लगेगी, कहते हैं कि सबसे बड़ी जो अग्नि है वो जठराग्नि है। आपके जो पेट की जो आग है, जो भूख है, वो आपसे वो कार्य करा लेती है जिनको शायद आप कभी ना कर पाए हों या आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। कहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो शुरू से माँ के पेट से जब जन्म लेता है तो उसमें तब वो चीज़ें नहीं होती हैं, हालात उसको मजबूर करते हैं वो सब करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही है कि भूख पीढ़ी जो काव्य था, यानी कि संघर्षमूलक कविता, यहाँ पे जो कवि की जो कविताएं थी वो संघर्ष कराना चाह रही थी, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा 1960 के बाद में जो 1970 के दशक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति का देखने को मिलता है। तो संघर्षमूलक कविता या वाम कविता के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? भूख पीढ़ी कविता को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 7वें दशक के हिंदी कविता के क्षेत्र में अनेक ऐसे आंदोलन भी पनप रहे थे जिन्हें संघर्षमूलक कहा जाता है। संघर्षमूलक यानी कि जो आंदोलन थे उनमें संघर्ष था। देखिए, एक विशेष परिवेश को दबाते हुए आपको अपने आप को उभारना है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्तर बढ़ गया है वहाँ पे अपने आप को उभारना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मेरी लोग तुलनाएं करते हैं तो मुझ में और बाकी में बहुत अंतर है। ठीक है, जो मैं कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता, अभी तक किसी ने नहीं किया है। आगे कोई मेरे से आगे बढ़ना चाहे या मुझे प्रेरणा मानकर आगे बढ़ जाए तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तक जिस तरह मैं चल रही हूँ इस तरह अभी तक कोई नहीं चला है। अगर कोई भी व्यक्ति चला हो आपके साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए कोई किसी की तुलना किसी से नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि 7वें दशक में जो कविता आंदोलन के क्षेत्र में संघर्ष चल रहा था जिन्हें संघर्षमूलक कहा जा सकता है। बात करते हैं आगे युयुत्सावादी कविता। एक युयुत्सावादी कविता आंदोलन भी था 1965 ईस्वी में। कलकत्ता से युयुत्सा, किस पत्रिका से? युयुत्सा पत्रिका के माध्यम से शलभ श्री राम सिंह ने युयुत्सावादी कविता आंदोलन की शुरुआत की थी। किस पत्रिका से? युयुत्सा पत्रिका थी। कब की थी? तो 1965 में। किसने? शलभ श्री राम सिंह ने। बात कर लेते हैं प्रतिश्रुति पीढ़ी कविता। 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत के संपादन में मृत्युंजय उपाध्याय, निरंजन महावर, श्याम सुंदर घोष, कुमेंद्र पारसनाथ सिंह, जुगमिंदर तायल, अजीत पुष्कल, राजीव सक्सेना एवं रणजीत की रचनाएं प्रतिश्रुति, देखिए प्रतिश्रुति शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इसीलिए इसमें जो लेख थे, इसमें जो कविताएं थीं, उनको आधार बनाकर प्रतिश्रुति पीढ़ी कविता कहा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि आस्थामूलक कविता। आस्थामूलक कविता में क्या है कि हिंदी कविता के 7वें दशक में जिन आंदोलनों ने अति यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी एवं आस्थावादी जिन काव्य प्रवृत्तियों को चुनौती दी, उनमें सनातन सूर्योदय कविता तथा सहज कविता आंदोलन थे। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे ये जो सनातन सूर्योदय कविता है और सहज कविता है, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन कैसे क्या कराता है, लेकिन मैं जितना करा रही हूँ मुझे नहीं लगता कि परीक्षा उपयोगी नहीं है।
एक भी तथ्य आप बताइए। शुरू में कोई बच्चा कमेंट कर देता है व्हाट्सएप पे जाके, जब हम रविवार को चैट ओपन करते हैं व्हाट्सएप की, तो बच्चे जाके कमेंट करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी कमेंट को देख के। वो कमेंट करते हैं मैम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाइए। अरे भाई, आप हिंदी साहित्य की पहली क्लास से आइए तो ज़रा, खुद ब खुद समझ जाएंगे। बात करते हैं, चलिए पहली सनातन सूर्योदयी कविता। सनातन सूर्योदयी कविता की बात करें तो नूतन कविता, इसको नूतन कविता भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो नूतन कविता भी है। बात कर लेते हैं मार्च 1962 ईस्वी में। मार्च 1962 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार जैन ने भारती पत्रिका के माध्यम से आधे विद्यार्थी से ज़्यादा तो यहाँ पे ये होंगे जो भी इन आंदोलनों को जान ही नहीं पा रहे होंगे। सनातन सूर्योदयी, लेकिन मेरा उद्देश्य सभी को सफल कराना है। सनातन सूर्योदयी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया। कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया। इसके बाद में बात कर लेते हैं, अच्छा इसी में है, यह आंदोलन मुख्यतः अज्ञेय द्वारा प्रवर्तित प्रयोगवाद एवं नई कविता के विरुद्ध था। मतलब उसी के प्रतिक्रिया में ये निकला था। बात कर लेते हैं आगे सहज कविता। दूसरे नंबर पे हम देख रहे थे वहाँ पे सहज कविता। सहज कविता में यदि बात कर लें तो सहज कविता में है 1967 ईस्वी में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विचार कविता। देखिए जितना महत्वपूर्ण है उतना हम आपको दे रहे हैं, अब इसमें कोई फालतू का कमेंट ना कीजिएगा। 8वें दशक में संचेतना पत्रिका के जून 1973 ईस्वी के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से एक नया काव्यांदोलन प्रवर्तित हुआ जिसे विचार कविता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये बात कर लेते हैं संचेतन पत्रिका के संपादक मुख्य रूप में तो महीप सिंह और दूसरे जो हैं वह नरेंद्र मोहन हैं। देखिए महीप सिंह से हो सकता है प्रश्न ना बने, लेकिन नरेंद्र मोहन से आपको प्रश्न बन जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं आगे समकालीन कविता की भी थोड़ी सी परिभाषा यहाँ देख लेते हैं। इसका प्रवर्तन
इसका यह आप देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रवर्तन डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने 1976 में अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है आलोचनात्मक, अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका से किया है। अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका से किया है। इसी के साथ में यदि बात कर लेते हैं तो एक थोड़ा सा छोटा सा तथ्य और है, कैप्सूल कविता या सूत्र कविता। सोच रहे होंगे आप लोग भी कि मैम भी कहाँ से ला रही है, मैं नहीं ला रही हूँ। इसके प्रवर्तक ओंकारनाथ त्रिपाठी थे। ओमकारनाथ त्रिपाठी थे। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ आपका इसका इतिश्री। आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सनातन सूर्योदयी कविता। सनातन सूर्योदयी कविता यानी कि नूतन कविता भी इसको कहते हैं। मार्च 1962 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका में के माध्यम से सनातन सूर्योदयी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया। किसने किया सनातन सूर्योदयी या नूतन कविता का आंदोलन? वीरेंद्र कुमार जैन ने। किस पत्रिका से किया था? भारतीय पत्रिका से। कब? 1962 में। यह आंदोलन मुख्यतः, और ये जो सनातन सूर्योदयी कविता जो आंदोलन था, ये अज्ञेय जी की नई कविता को भी अज्ञेय जी द्वारा ही प्रवर्तित माना जाता है और तार सप्तक। तो इनकी प्रतिक्रिया में सनातन सूर्योदयी कविता या नूतन कविता आंदोलन शुरू हुआ था। सहज कविता की बात कर ले तो 1967 में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया था। विचार कविता की बात करें तो 8वें दशक में संचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता, जो एक विशेषांक था, के माध्यम से एक नया काव्य आंदोलन प्रवर्तित हुआ, जिसे विचार कविता के नाम से भी जाना जाता है। विचार कविता यानी कि 8वें दशक में किस पत्रिका के माध्यम से? सचेतना पत्रिका के माध्यम से। किस अंक में? जून के 1973 के अंक में। किस विशेषांक के रूप में निकला था? तो विचार कविता के नाम से निकला था। ठीक है, संचेतना पत्रिका के संपादक के रूप में आप देखेंगे तो महीप सिंह है, लेकिन अगर विकल्प में महीप सिंह नहीं रहते हैं तो नरेंद्र मोहन विकल्प में आपके रहेंगे। समकालीन कविता, इसका प्रवर्तन यानी कि समकालीन कविता का जो प्रवर्तन है डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका में किया है। बात कर ले कैप्सूल कविता या सूत्र कविता। इसके प्रवर्तक ओमकारनाथ त्रिपाठी थे, और कैप्सूल का मतलब आपको पता है कि छोटा सा होता है और असर बहुत ज़्यादा करता है। सूत्र कविता आप देखेंगे कि मैथ जब आपने पढ़ा है या आप संस्कृत में जब भी किसी सूत्र की बात करेंगे तो छोटा सा होता है, लेकिन जब उसका विभाजन करते हुए जाते हैं, जब पोस्टमार्टम उसका करते हुए जाते हैं, तो वो कब एक समास को किस तरह से तोड़ता चला जाता है, सूत्र बढ़ते चले जाते हैं, और कहने के लिए एक ही सूत्र होता है। ठीक है, आप जब मैथ में कोई मैथ को जब आप सॉल्व करते हैं तो किसी भी प्रश्न को जब आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि मैथ के किसी सवाल को जब आप लगाते हैं तो शुरू में एक ही सूत्र लगाना होता है, लेकिन वो इतना विस्तृत हो जाता है कि और हर के उत्तर भी वही देता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी जो आज की क्लास हमें लग रहा है हमें यहीं पे रोक देनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, जल्दी कीजिएगा क्योंकि 14-15 टेस्ट पेपर आपके आ चुके हैं। आप कॉल कीजिएगा 9568802463 पर, और इस पर आपको 750 रुपये पे करने हैं, और 750 में आपको 50 टेस्ट पेपर हम आपको देंगे, और जो कि नवीन पैटर्न पर है। 125 प्रश्न इसमें रहेंगे, और विशेषता ये है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। ठीक है, तो ये था 9568802463 पे आप कॉल करके अपना टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो बहुत ही आपकी जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब साटोत्री कविता आंदोलन जो है, तो अब यहाँ पे हम आपको जो क्लास मिलेंगी वो
मिलेंगी समकालीन कविता पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। इसमें किसी रचनाकार विशेष का नाम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।